हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी। तो सीधी सी बात, जो टॉपिक लिखा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पोटेंशियल एनर्जी जैसी चीज को फिजिक्स में डिफाइन नहीं किया गया है। इसे किसी अजम्पशन की मदद से बाद में डिफाइन किया है, वो हम बाद में समझेंगे कैसे अजम्पशन है। एक्चुअली पूरी फिजिक्स की जो डेफिनेशन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को बताती है, ना कि पोटेंशियल एनर्जी को। So what is a change in potential energy? It is a negative of work done by the conservative force। तो एक और चीज समझ में आ रही है कि सारे फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है ही नहीं। इट इज ओनली डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स। कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, जिसे हम इलास्टिक फोर्स भी कहते हैं। इनके लिए हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको बहुत हाईलाइट करके दिया है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि आपका फ्रिक्शन फोर्स, या फिर ऐसा जो भी फोर्स जो पाथ पर डिपेंड करेगा वो। नाउ हम इसे लिख सकते हैं चेंज इन, चेंज को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी। कंजर्वेटिव फोर्सेज जितने भी होंगे उनके कारण आने वाला वर्क। अगर हम इंडिविजुअल कैलकुलेट करेंगे तो सबका इंडिविजुअल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन इंडिविजुअल का मिलेगा आपको। तो इसे चेंज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। अब जरा आते हैं इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में। डिफरेंशियल फॉर्म कब यूज होती है? डिफरेंशियल फॉर्म जब भी यूज होती है जब कोई एक चीज वेरिएबल हो, वेरिंग चीज हो। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वर्क डन में जो फोर्स आता है, जो हमारा यहाँ पर तो हम सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, वर्क डन में जो फोर्स आ रहा है अगर वो वेरिएबल फोर्स है तो हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म का यूज करेंगे। वेरिएबल फोर्स उसकी इंफॉर्मेशन से मिल जाएगा। जैसे सपोज फोर्स जो है 2x दिया हुआ है, ये फोर्स x वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। x की वैल्यू जैसे जैसे वेरी करती जाएगी वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू आपकी बदलती जाएगी। तो कंजर्वेटिव फोर्स कैसा है? अगर वेरिएबल फोर्स है तो उसको हम इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ये उसका फॉर्मुलेशन होगा। यहाँ क्या है? ये डी क्या है? स्मॉल चेंज इन वर्क। तो यहाँ पे ये स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर स्मॉल चेंज इन वर्क डन। अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो टोटल वर्क आ जाएगा, और यहाँ पर ये स्मॉल कन्वर्ट हो जाएगा टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में। इसको अप्लाई करके देख लेते हैं किस तरीके से इसका आ सकता है हमारा सॉल्यूशन। जैसे देखो, एक क्वेश्चन दिया है कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है 2x वेरिएबल 2x अमाउंट का। ठीक है, u एट x इक्वल टू 1। पोटेंशियल एनर्जी जब x की वैल्यू 1 है तो 10 जूल है। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी जब x की वैल्यू 2 होगी जब निकालना है। जब कभी भी वेरिएबल फोर्स की बात आ जाए तो ये जो चीज़ें हैं ये लिमिट डिसाइड करती हैं। जो ये पोजीशंस की वैल्यू होती है ना, x की, y की, z की, ये सिर्फ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन डिसाइड करती है। ठीक है, कहीं ना यहाँ पुट करने का काम नहीं करना, फिर तो वो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, डेल्टा यू, इसको इस तरीके से पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पर तो हमें इनिशियल और फाइनल की बात पता है, क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं ना, इसे अगर थोड़ा सा वैसे ही पढ़े जैसा पीछे दिया था। डिफरेंशियल फॉर्म में डी यू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डी डब्ल्यू कंजर्वेटिव इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन की लिमिट को थोड़ी देर बाद समझ जाएंगे कि क्या है। जैसे ये x की लिमिट दी है ना, तो एक्चुअल में यहाँ फोर्स जो है वो x के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू रखूंगा फोर्स की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो आपको ये चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पर जो हमारा वर्क डन है ये हो रहा है किसी x फोर्स की वजह से, x डायरेक्शन में आने वाले चेंज होने वाले फोर्स की वजह से इसका इंटीग्रेशन होगा। ये d जो है एक्चुअल में हमारा dx के साथ लग रहा है। इसकी इंटीग्रेशन जो होगी, आप इस फॉर्मूले को बेसिकली याद रख सकते हो। इसे नहीं याद रखना हो तो हम इसे याद कर सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी एक्स। अब इसे हम 3 डायरेक्शंस में स्प्लिट कर लेंगे। आप इसे डी आर भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड 3 में भी हो सकता है। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2x dx। क्योंकि ये फोर्स भी x वेरिएबल की टर्म में है, लिमिट भी x, मतलब ये जो फोर्स है ये x डायरेक्शन में मूवमेंट करवा रहा है। कॉस 0 डिग्री होगा तो यहाँ डॉट हटा दिया जाएगा। लिमिट क्या होगी? x की वैल्यू 1 से x की वैल्यू 2 तक। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसकी लिमिट हमें दी हुई है। कहाँ से?
फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन, तो हम इसे लिख सकते हैं u2 माइनस u1। ठीक है, तो ये u2 माइनस u1 इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट जो है 1 to 2 आ जाएगी। तो देखो एट पॉइंट 1 एक्स जब 1 था तो पोटेंशियल एनर्जी थी 10 जूल। 2 की आपको कैलकुलेट करनी है, इसको यहाँ पुट करा 2 स्क्वायर माइनस 1 इट इज़ 4 माइनस 1 दैट इज़ 3, तो u2 माइनस 10 जूल, इसको उधर ले जाओगे देन यू विल गेट द सोल्यूशन। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उसको पुट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ की गड़बड़ हुई है, यहाँ माइनस साइन लगेगा बाहर क्योंकि माइनस ऑफ वर्क डन होता है। ठीक है, तो ये माइनस होने से नेगेटिव होगा, तो u2 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 10 दैट इज माइनस 7 जूल्स। ये पूरा कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर करके रखा है। इस तरीके से हम वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरा यहाँ देखिए, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स दिया हुआ है ये 3 यूनिट इन आई डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन, 4 यूनिट इन जे डायरेक्शन। सबसे पहले ये बात बताइए, क्या ये जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है कि नहीं है? ठीक है, दिस फोर्स इज वेरिंग इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन। अब आप खुद सोच के बताइए क्या वेरिएबल है कि नहीं है? इस फोर्स की कुछ वैल्यू एक्स में है, कुछ वैल्यू वाई में है, तो दोनों में इंडिविजुअली अलग अलग है। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको अब इंटीग्रेशन मेथड से करें। डेफिनेटली हम इसे इंटीग्रेशन मेथड से कर सकते हैं। हमने क्या करा, एक्स डायरेक्शन का फोर्स dx प्लस वाई डायरेक्शन का फोर्स dy, क्योंकि एक्स की लिमिट्स दी हुई हैं और वाई की भी लिमिट्स दी हुई हैं, हमने इसे पुट करा। अगर ये लिमिट दे रहा है तो मतलब ये फोर्स की वैल्यू एक्स की डायरेक्शन में अलग अलग पॉइंट पर वेरी करेगी। ये तो आपका एक रिलेशन है। ठीक है, इसे जैसे हमने पुट किया एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू है आपकी 3 यूनिट्स कांस्टेंट, एफ वाई की वैल्यू है 4 यूनिट कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन की लिमिट पुट कर दी। यहाँ पर आपको जब ऐसे किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी दे देता है तो आप यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ले सकते हो। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इनिशियल पॉइंट मतलब इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दी हुई है 0,1 पर, कितनी है 10 जूल्स। फाइनल आपको निकालनी है, जस्ट इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। ठीक है, 3 कॉमन ले लिया जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का इंटीग्रेशन y होता है। पुट द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो 0 ही है। सिमिलरली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वी विल गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं। एक छोटी सी टर्म है जिसे हम ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है किसी भी एक पॉइंट पर, इसे एज्यूम करके लिया गया है। वैसे तो हमने अभी भी पढ़ा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, अब इसके पीछे ग्रेविटेशन लग गया। तो देखो ऐसे पोटेंशियल एनर्जी के आपके कई कई टाइप हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये सारे अलग अलग करके टाइप हैं, इनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसमें एक अजम्पशन दिया गया है, ठीक, कि इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लिया जाए, ऐसे करके कुछ अजम्पशन लिए गए हैं। इन अजम्पशन को थोड़ा ग्रेविटी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ें। ठीक है, रही बात स्प्रिंग फोर्स की, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो है इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करी जाती है। इसमें क्या एजम्पशन है अभी 2 मिनट बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या है, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। इसे हम जनरली डिफॉर्मेशन भी कहते हैं कि स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज आया है वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये स्प्रिंग की लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करता। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि ये कोई एक वॉल पर स्प्रिंग को ऐसे बांधा हुआ है और यहाँ पर एक मास को रखा जाए। अब हमने क्या करा, स्प्रिंग को यहाँ से फोर्स लगा के आगे खींचा, कितनी लेंथ हुई x, फिर इसके बाद इसे और आगे खींचा, ये हो गया x2। अब ओवरऑल स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज हुआ है, डिफॉर्मेशन कितना हुआ है। यहाँ के अगर डिफॉर्मेशन को देखें तो x1 होगा, यहाँ का डिफॉर्मेशन देखेंगे x2 हुआ। ओवरऑल कितना डिफॉर्मेशन हुआ, x2 माइनस x1। ओवरऑल x2 माइनस x1 का डिफॉर्मेशन इसमें आ रहा है। ठीक है, वही आपके यहाँ पर x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। Potential energy is invisible form of energy. It is imparted to the system. एक तरह की
ऐसी इनविजिबल एनर्जी है जो किसी एक सिस्टम को इम्पार्ट करी जाए। सिस्टम का मतलब होता है कोई कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज, एक चीज नहीं होगी, वो कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी होगी, ठीक है। और ये एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है एज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक एग्जांपल समझो, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक ये मास है। अब इन दोनों को हम सिस्टम कह सकते हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उठाकर ऊपर ले जाऊं तो इस सिस्टम में, ठीक है, एक इनविजिबल फॉर्म की एनर्जी जो है इस मास में स्टोर हो जाएगी इस सिस्टम की वजह से, और उस एनर्जी को कहेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्योंकि अब ये जो हिडन एनर्जी है इसे आप ऊपर उठा के लेके चले गए, ठीक है। एनर्जी जब स्टोर होती है जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट उसे मूव कराते हो। यहाँ पर एक्चुअली में ये जो बॉल है या कोई भी बॉडी है इसे हम ऊपर ले जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगी, कुछ एनर्जी स्टोर होगी। अगर हमने अपने हैंड को जिससे हम इसे ऊपर उठा के लेके गए हैं, जिस किसी तरीके से ऊपर उठा के लेके गए उसे हटा दिया जाए तो ये ऑटोमेटिकली डाउन आना शुरू कर देगा। स्प्रिंग के केस में भी देखिए, अगर हम कहें तो स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लग रहा है, अगर हम इसे आगे ले जाएंगे स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। स्प्रिंग फोर्स की खासियत है। तो अगर हम इसे आगे ले जा रहे हैं स्प्रिंग फोर्स अगेंस्ट लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो हम जो भी इसका मूवमेंट करा रहे हैं अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स करा रहे हैं, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जैसे ही हमने जो मूवमेंट कराने के लिए जो फोर्स लगाया है उस फोर्स को हटाया, तो अब एक ही फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, ऑब्जेक्ट उसी फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है। जैसे फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन स्ट्रेचिंग फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 की तरफ जाने। अब जरा खुद सोच के देखेंगे कि ये जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये वेरिएबल फोर्स है कि कांस्टेंट फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स के इक्वल होता है, एक्स के वेरिएबल फोर्स। ऑलरेडी ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप इस बार आप चाहे माइनस ऑफ डब्लू लेने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी उसी टर्म में ले रहे हैं। माइनस के एक्स डी एक्स हमने लिया, इसको इंटीग्रेट करा 1 से लेके 2 के बीच में, तो 1 से लेके 2 के बीच में इंटीग्रेशन की वैल्यू कुछ ये बनेगी। तो डब्लू स्प्रिंग इज वॉट, माइनस के बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस के बाई 2 एक्स स्क्वायर। ये हो गया वर्क डन ऑन द स्प्रिंग। और वर्क डन किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू के। डेल्टा यू इज फाइनल माइनस इनिशियल माइनस डब्ल्यू सी, इसे पुट किया हमने यहाँ पर। सो क्या मिल रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। तो ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का कैसे बना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जब आपकी स्प्रिंग अनडिफॉर्म्ड पोजीशन में है उसे नेचुरल लेंथ कहते हैं, उस पॉइंट पर स्प्रिंग फोर्स 0 होता है क्योंकि स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं होता। उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को 0 एज्यूम कंसिडर किया जाता है। कुछ एजम्पशन लिए गए हैं, जब हम चेंज से एब्सोल्यूट वैल्यू पे आएंगे तो अनडिफॉर्म कंडीशन ऑफ ए स्प्रिंग को हम लोग क्या मान लेते हैं, उस समय पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो अनडिफॉर्म कंडीशन इनिशियल वाली, उसे हमने x1 इक्वल टू 0, u1 इज ऑल्सो 0, तो u2 की वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगी। एक छोटा सा नोट लिखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव हो सकती है, बट जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी स्प्रिंग के कारण, क्योंकि एक्चुअल में जो स्प्रिंग फोर्स है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, चाहे आप उसे स्ट्रेच करो चाहे उसे कंप्रेस कर दो। एक क्वेश्चन को देखो, इससे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। देखो, स्प्रिंग रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो है 100 न्यूटन पर मीटर, और इसे यहाँ से हमने 1 मीटर आगे मूव कराया, फिर इसी पोजीशन से हमने इसको काउंट करा 2 मीटर आगे कराया, क्योंकि ये जो हम जितना भी मेजरमेंट करते हैं वो अनडिफॉर्म्ड पोजीशन ऑफ स्प्रिंग से किया जाता है, उसे रेफरेंस लिया जाता है। तो डब्ल्यू स्प्रिंग जो है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग, स्प्रिंग कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स, तो जो वर्क स्प्रिंग करेगा वो कंजर्वेटिव वर्क होगा। तो हम कह सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी। क्या हम इस डब्ल्यू सी को निकाल सकते हैं, क्योंकि एक तरह का यहाँ पर वेरिंग फोर्स है, अभी पीछे निकाला था हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन स्क्वायर, हाफ के को कॉमन ले लो, के टू क्या है, एक्स टू क्या है,
अनडिफॉर्म्ड पोजीशन ऑफ स्प्रिंग से आपने फाइनली कितना डिस्प्लेसमेंट कर दिया 2 यूनिट्स का, और अनडिफॉर्म्ड पोजीशन से इनिशियल कितना डिफॉर्मेशन किया था 1 यूनिट्स का। इसे आप सॉल्व करते हो तो हमें मिलता है 150 जूल्स। बट ये क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है ये माइनस डब्ल्यू सी की है। हमें क्या चाहिए, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव के इक्वल, तो आपका डब्ल्यू स्प्रिंग इज इक्वल टू डब्ल्यू सी। ये जो वैल्यू आती है ये माइनस ऑफ डब्ल्यू सी होती है, तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, -150। ठीक है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी स्प्रिंग के ऊपर आ सकता है कि कोई एक स्प्रिंग है जिस पर m मास लटका रखा है, नीचे की तरफ mg वेट लग रहा है। अब ये जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा एक ऐसी पोजीशन आएगी जहाँ पर, अब जैसे देखो इसका जितना ज़्यादा ये मास नीचे मूव करेगा इसका डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, और हमें क्या पता है स्प्रिंग फोर्स होता है -kx। अगर डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू इतनी हो सकती है कि mg के बराबर आ जाए। उस पोजीशन पे क्या होगा, ये वेट और नीचे जाने से रुक जाएगा और उसे कहा जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास ड्यू टू स्प्रिंग। इस मास के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है ड्यू टू द स्प्रिंग। क्यों स्टोर हुई, अब आपको एक चीज समझाई थी। अगर कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन किसी फोर्स के अगेंस्ट किया जाए, अब आप इसकी बात करें तो स्प्रिंग फोर्स तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन हो रहा है। अब ये स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है नीचे की तरफ, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब तक फोर्स लगता जा रहा है इसके अंदर क्या हो रही है, एक एनर्जी स्टोर हो रही है। अगर इस मास को यहाँ से हटा दिया जाए स्प्रिंग वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चली जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से ये समझ रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों फोर्स बराबर हैं, x की वैल्यू होगी mg/k। ठीक है, सो हम कह सकते हैं व्हाट इज u हाफ kx²। x इज डिफॉर्मेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, इट इज द डिफॉर्मेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। ठीक है, तो हम x की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं mg/k। व्हाट वी विल ऑब्टेन हाफ m² g²/k। ठीक है, और अगर अबव क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कैलकुलेट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी कहे तो हम इसे डिफरेंशियल फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। मतलब अबव क्वेश्चन के अंदर अगर कह दे कि फोर्स निकालिए तो ये रिलेशन भी याद रखिए। कौन सा रिलेशन, Fx इज du/dx। बेटा एक्चुअली में यही तो था, देखो du इज इक्वल टू Fx dx। ठीक है, नेगेटिव। अगर आपको Fx निकालना है, x डायरेक्शन में कितना फोर्स इस पर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो ये होगा y डायरेक्शन पे कितना कंजर्वेटिव फोर्स निकल रहा है, z डायरेक्शन में कितना कंजर्वेटिव फोर्स निकल रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के टॉपिक को कंप्लीट करें।